हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों के बीच में फिजिक्स पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जिंदाबाद होंगे। फिजिक्स में क्लास 12 पर हम लोग 3 टॉपिक पढ़े हुए, फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन को मिलाकर। आज हम लोग के पास लास्ट होगा। इसके बाद फर्स्ट लेसन से आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप देखने को मिला है, जो कि चैनल से, जो कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आपको सारी सुविधा फिजिक्स के लेकर बताया गया है, जिससे कि ये भी पता चलता है कि आप फिजिक्स में आपको यहाँ पर सिखाने का काम किया जाए। सिर्फ आपको यहाँ से अंकीय प्रश्न मिलेगा। अंकीय प्रश्न के साथ साथ जो थ्योरी, जो क्वेश्चंस कुछ लिखने वाले जो आते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें बताया जा रहा है, जिससे कि आपको यहाँ पर ये लगे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, हम चलते हैं अपनी लेसन पर। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की जो बात करते हैं, आपको पता है कि वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यही टॉपिक है। इस पे हम लोग के आज पास जो लास्ट प्रश्न होगा आज, क्योंकि इसी तरह मैं किसी में 4 किसी में 5 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, जिससे कि आपको ये लगेगा कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और उसके बाद आराम से पढ़ लेंगे। चलेंगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद आपको ये समझना है कि किस तरह के प्रश्न कौन सा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न लिखेंगे मेरे साथ। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम, क्या है, मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल, द्रव्यमान की एक तेल की बूंद, जिस पर तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं। ठीक, को संतुलित कर सकें, को संतुलित कर सकें। ठीक, देखो हमारे पास प्रश्न दिए गए, मिलाइए फिर से। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हो गया, सर्वप्रथम आपसे यदि हल की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे ज्ञात करते, ई से, मतलब हमसे ई पूछा जा रहा है। प्रश्न तो पहले दे दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब ई ज्ञात करने के। इसमें हम लोग का क्या क्या दिए गए, जो 0.001 मिलीग्राम का द्रव्यमान, मतलब कि तुम्हारे पास तेल की जो बूंद का जो द्रव्यमान, मतलब यम बराबर लिख सकते हैं 0.001 मिलीग्राम, क्या है, मिलीग्राम। अब मिलीग्राम को हम चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 0.001 बटे के अब मिलीलीटर का मतलब होता है कि 1000 और ग्राम का मतलब होता है कि 1000,
क्योंकि दोनों में क्या होता है, 1000 होता है। दिनों का मैं मल्टीप्लाई कर 0.001 बटे के 3 कितना होगा 6। यदि मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको लिख लेता हूँ 1 × 10 के पावर -3 × 10 के पावर -6 कितना हो गया 10 के पावर -9। क्योंकि इसका मतलब कि हमारे पास कितने किलोग्राम की बात किए गए हैं, कितने किलोग्राम यम की वैल्यू आ गया। कैसे है यह पता, मैं डायरेक्ट लिख सकता था यहीं पर कि 10 के पावर -9 किलोग्राम, लेकिन तुमको कैसे पता चल रहा था 1000 यहाँ पर 1000 यहाँ पर, जो कि भाग दिया जाएगा, जो कि हमको पता चला कितना आ जाएगा। आगे का आगे है कि द्रव्यमान एक तेल की बूंद जिस पर आवेश कहा गया ना, जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश, मतलब कि Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन कूलाम की बात करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि भैया वैल्यू इलेक्ट्रॉन की ये होती है कि E बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम, ये होता है। अब कहोगे इसका मतलब कि Q बराबर लिख सकते हैं कि 3 × 1.6 × 10 के पावर -19, 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48, 4.8 × 10 के पावर -19 कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इतना। कहोगे भैया अब तो मुझे लगा कि यम भी पता चले Q भी पता चलेगा। हाँ देखो इतने चीज़ पता करने के बाद बोला क्या गया कि को संतुलित करें, तो हमारे प्रश्न में दिया गया कि संतुलित करने के लिए एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा गया है, जो कि हमारे पास दिया गया है 0.01 मिलीग्राम और ग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश को संतुलित कर सके। तो यहाँ पर मतलब हमारे पास फार्मूला आता है E बराबर F बटे के हमारे पास निकल के आएगा Q, F बटे के Q। अब सूत्र तो मेरे पास सही होता है, लेकिन F चूंकि F बराबर क्या होता है mg, जैसे ही पापा बराबर मम्मी, तो यहाँ पर जो F बराबर m में लिखते हैं ना, F बराबर क्या लिखते हैं कक्षा 9 में और कक्षा 11 में आप पढ़े कि F बराबर m में होता है। तो जो E है जो त्वरण है कि एक जो त्वरण है उसी को हम क्या बोले गुरुत्वीय त्वरण। m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू हमको नहीं पता है, कि g की भी वैल्यू लिख दें, हमको लिख दीजिए इधर कहीं, हम लोग g की वैल्यू इधर तो कहीं नहीं लिखेंगे, चलो नीचे ही लिख देंगे, नीचे लिख देते हैं। इसी के नीचे g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जी की वैल्यू मैंने लिख दिया। और कहोगे भैया कि ये तो मेरे पास हो गया, अब बताइएगा कि मेरे पास इतनी वैल्यू रखने के बाद हल हो सकता है। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो प्रश्न के अनुसार जो बोला गया कि तो हल करने के लिए तो मैं इसी का प्रयोग करेंगे। तो E बराबर क्या लिखेंगे, अब वहाँ पर क्या हो जाएगा mg बट्टे की क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, यही हो जाएगा क्योंकि F के स्थान पर हमको रखना है। तो यहीं पर मैं लिखूंगा कि E बराबर m की वैल्यू कितनी हो गई, तो कहोगे भैया m की वैल्यू भी जस्ट निकाल के लेकर आए 10 के पावर -9 गुणे, चलो यहाँ पर से हटा दो इसको, यहाँ मत लिखो इधर लिखो, यहाँ पर तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। कहोगे E बराबर क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि m का वैल्यू कितनी है 10 के पावर -9 गुणे और g की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे g की वैल्यू मुझे पता चला कि 9.8 गुणे 10 के पावर नहीं कुछ नहीं 9.8 ही रहेगा सिर्फ बटे के। अब हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आई थी, Q की वैल्यू हमारे पास 4.8 गुणे 10 के पावर -19 यही है। हम इसको ऊपर भेज देते हैं और 10 गुणा नीचे इधर करेंगे, 10 गुणा इधर का 10 मेरे पास हट जाएगा। तो लिख सकते हैं कि जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 98 गुणे 10 के पावर ये क्या हो जाएगा -9 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा बटे के 48। अब कटपिट कर देंगे, 2 से काट दो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 से काटो, 2 से 2 चौके 8, 2 9 18, मतलब कि तुम्हारे पास 49 बटे के 24 आ गया। अब गुणे में इसको घटा दोगे तो 10 के पावर 10 आ गया, 10 के पावर 10 आ गया। अब इसको यदि भाग देते हैं तो 49 में 24 से भाग दे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 48 से कट जाएगा, 10 बार ले जाओ 0 बार ले जाओगे तो इतनी आएगा।
इसका मतलब कितने बार जाएगा, 4 बार ले जाओ, 4 चौके 16 का 6 से लगा 1, 4 दूनी के 8 1 9, मतलब कि कट पिट जाएगा, 4 आया कट गया। मतलब कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2.04 गुणे 10 के पावर 10, यही हमारे पास क्या है, आंसर है। यही हमारे पास क्या है, गया आंसर है। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। यही मेरे पास आंसर की बात। एक बार और समझो, यदि इस तरह का प्रश्न आता, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। पहले पढ़ो, देखो पहले पढ़ेंगे तब पता चलेगा, तभी कुछ सीख पाएंगे। जब तक पढ़ेगो नहीं तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए सर्वप्रथम पहले पढ़ो, कंटेंट देखो, क्योंकि वहां पर मैंने बोल चुका हूं कि यदि अंक प्रश्न आता है सबसे पहले आप करके आएंगे, जिसकी वजह से आप खुद बोलेंगे कि भैया आप जो पढ़ाए थे अच्छा पढ़ाए थे, इसीलिए हमारे पास प्रश्न कोई फंसा नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E बराबर इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको कहा गया जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद, जिस पर कहा गया कि 00 जो बोला गया तो यम द्रव्यमान, तो यहाँ पर तेल की एक बूंद का द्रव्यमान लिख सकते हो। तुमको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हो तेल की एक बूंद का द्रव्यमान। तो यही द्रव्यमान को हमने क्या लिख दिया, यम लिख दिया। 0.001 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को मैंने चेंज करने के लिए पहले 1000 लिखा गया, क्योंकि इसको भी चेंज किया इसको भी चेंज किया, तो यहाँ पे 1000 होता है। जब इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को जो ऊपर ले जाते हैं तो मेरे पास कितना, जब माइनस में हो जाएगा। जब ये कितने अंक के बाद दशमलव होगा, 3 अंक के बाद, इसलिए -3 लिख सकते हैं। 3 कितना हो, 6 3 कितना हो गया, 9 हो जाएगा। तो यम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लिखना चाह रहे हो सब में क्या लिख दोगे, यम 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 यम, ये तुम्हारे पास किसकी आगे वैल्यू, यम की वैल्यू आ गई। अब तो फिर आगे इसी में बोला गया था कि एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉन आवेश, Q बराबर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू क्या होगा भैया, क्या है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम है। तो यहाँ पर देखो Q की वैल्यू के साथ रखकर यहाँ 4.8 आ गया, इतने Q की वैल्यू आ गई। क्योंकि इसमें कौन सा सूत्र लगा कि तीव्रता बराबर क्या था, E बराबर या बटे Q, क्योंकि हमको क्या दिया गया है, यम दिया गया है और जी की बात किया गया और हमारे पास क्यू की, तो यही समझ रखें। चूंकि एफ बराबर एम जी, तो यहाँ पे एफ के बराबर हमने लिख दिया, ये वैल्यू जी की वैल्यू रख के यहाँ पर रख दिया। ये में भी मेरे पास क्या बन गया, एक तरह का सूत्र बन गया। लेकिन मेन सूत्र क्या है, मेन फार्मूला आपके पास क्या हो गया, ये हो गया। मेन फार्मूला क्या है, ये है, जिसपे यम की वैल्यू कितनी है, कहोगे भैया यम की वैल्यू 10 के पावर -9 है, 10 के पावर -9 है। जी की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे जी की वैल्यू हमको पता चला है कि जी की वैल्यू 9.8 है, 9.8 है, ठीक है। अब Q की वैल्यू कितनी है, कहोगे Q की वैल्यू 4.8 गुणे 10 के पावर -19 थी। इसको ये 10 का नीचे 10 का ऊपर गुणा किया, इसलिए कि दशमलव हटाने के लिए किया गया। तो हमारे पास यहाँ पर कट्टम किया गया, 2 से काटा गया ऊपर, 2 से ऊपर काटा गया, 49 × 24, 10 के पावर -9 और 10 के पावर 19 आ गया। बटे के हमारे पास ये हमारे पास रिमाइंडर बचा, इसको घटा दिया तो 10 हो गया। अब इसको मैंने भाग दिया, अभी ये भाग देकर देखा तो हमारे पास 2.04 गुणे 10 के पावर 10 न्यूटन प्रति कूलाम आएगा। क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलाम आएगा। नेक्स्ट सवाल की चले, आशा के साथ लगे रहिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों कभी हिम्मत हारते नहीं है। लगनशीलता के साथ, जोश के साथ लगे रहेंगे तो आपको जरूर न कुछ सीखने को मिलेगा। जब जोश में यदि काम को बिगाड़ना नहीं है, कहा जाता मंजिल उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहता है, नहीं तो अन्यथा क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपको क्या होगा, प्रतिदिन घाटा होगा, प्रतिदिन लॉस होगा। हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। आज इसको हम लोग किसी हर हालत में इसको ख़त्म करना है, क्योंकि 3-4 पार्ट गया, बीच में 2 दिन क्लासेस बंद रही, ठीक है। लेकिन अब कोशिश किया जाए कि क्लासेस बंद न रहे, आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ टॉपिक जरूर मिलते रहे, जिससे कि आपकी पढ़ाई जारी रहे। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, अगले सवाल की बात करेंगे, लिखेंगे एक अनंत रेखीय आवेश। दूसरा सवाल, एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर
दूर पर, मीटर क्या है, दूर पर, सॉरी दूरी पर लिख दिया गया है, दूर पर या दूरी पर, ठीक है। 4.5 गुणे 10 के पावर 4, 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो रेखी आवेश ज्ञात कीजिए, बोला गया है रेखी आवेश ज्ञात करिए, रेखी आवेश, ये बोला गया है ना, रेखी आवेश घनत्व ज्ञात करना है, घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी है, तो यहां पर हमारे पास जो दिया गया है, क्या क्या दिया कि बहुत, देखो तरीका सरल है, एक अनंत रेखीय आवेश 0.2 मीटर की दूरी, कहोगे भैया यहां पर इसका मतलब है कि कहा गया है कि 2.0 मतलब आर की वैल्यू क्या, 2.0 का मतलब हटा दो, यहाँ मीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कहे 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, मतलब कहोगे कि अभी आप बता क्या है, ई का मान जो होता है, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ई की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर इतना है न्यूटन। देखो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम, पकड़ लिया। दूरी का मात्रक क्या था, मीटर था, इसलिए हमने रख लिया। फिर क्या बोला गया, उत्पन्न करता है रेखीय आवेश का घनत्व, मतलब कि लेमडा, रेखीय आवेश का घनत्व किससे दर्शाते हैं, लेमडा से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे भैया हमको एक बात और बताइए, 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम के स्क्वायर, इसका मात्रक देख लेना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, यही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मात्रक की यदि बात किया गया है, तो मात्रक की यहाँ पर देख लेना, क्योंकि इसका मात्रक तो हमारे हिसाब से यही होगी, क्योंकि यही होगी हमारे हिसाब से, तुम लोग देख लेना, ठीक है। इसका मात्रक यही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल्क पे डिपेंड किया जाता है, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी यदि वैल्यू की यदि बात करते हैं तो मेरे पास इतना पता चल गया। अब यहाँ पर हमको पूछा क्या गया है कि लेमडा का मान पूछा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है कि 1/4πε0 इंटू 2 लेमडा बट्टे के आर हो जाएगा। कहोगे भैया हम तो यहाँ पर इसको काट देते हैं, हाँ देखो काट देते, इसका फार्मूला तुम ये भी लिख सकते हो कि E इक्वल्स, मैं लिख दे रहा हूँ, E इक्वल्स 1/2πε0 इंटू लेमडा बट्टे के आर, ये भी लिख सकते हो। तो हमने अंश और हर में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। समझ में आया कि नहीं आया कि E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लेमडा बट्टे के आर। क्यों मैंने रखा, क्योंकि हमको इसको वैल्यू रखने में आसान होगी, इसीलिए इसका प्रयोग किया। E का मान कितना दिया गया, कहोगे भैया 4.5 गुणे 10 के पावर 4 बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो कहोगे भैया अभी जस्ट बताए हैं कि 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, गुणे आप 2 लिख दो, गुणे लेमडा पूछा गया बट्टे के, आर का मान कितना दिया है, कहोगे भैया 2 दिया है, आर का मान 2 दिया है, 2 से 2 क्या कर दो, काट दो। अब हमारे पास कितना बचा है, 9 गुणे 10 के पावर 9, तो लेमडा बराबर लिख सकते हैं, लेमडा बराबर 4.5 गुणे 10 के पावर 4 बट्टे के,
अब ये इसके नीचे आ जाएगा 9 गुणित 10 के पावर 9 गुणित 10 के पावर 9। अब 9 से काट दो तो 9 पाँच 45, 0.5। अब ये ऊपर ले जाओगे तो 0.5 गुणित 10 के पावर 4 गुणित 10 के पावर -9, क्योंकि नीचे प्लस तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको हमने लिख अभी 1 मिनट और रुक जाओ, इसको इतना लिख सकते हैं गुणे। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सॉरी इसका क्या हो जाएगा 10 के पावर -5। एक थी इसको और दे दोगे तो कितना हो जाएगा 5.0 गुणित 10 के पावर कितना -6। 10 के पावर कितना हो गया -6, 10 के पावर -6। ये हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा। हमारे पास जो आंसर की बात किया जाए तो इसी की बात किया गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। एक बार और समझो क्लियर हो जाओगे। एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर की दूर पर 4.5 गुणित 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो गया ई की वैल्यू, दूरी तुमको दे दिया गया 2। अब तुमसे क्या पूछा गया कि रेखीय आवेश का घनत्व लेमडा, लेमडा की बात पूछा गया। ये हमारे पास रेखीय आवेश का घनत्व है, ये मेरे पास क्या रेखीय आवेश घनत्व। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू का पता चलना चाहिए। 1/4π इंटू 2 लेमडा बटी के आर, इसकी वैल्यू मैंने रख दिया, ज्यों कहते हो ई की वैल्यू रख दिया। अब हमारे पास 2 है, लेमडा की वैल्यू की यदि बात किया जाए लेमडा, उसी तरह आर की वैल्यू क्या है 2 है, 2 से 2 कट गया। हम यहीं पर काटना चाहते तो 9 पाँचे 45, 9 पाँचे 45 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो दिया गया है जिसके की वजह से हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कर पाते हैं, जिसकी वजह से देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के पास थर्ड आ जाएगा। यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश लिखेंगे। यम द्रव्यमान और तथा क्यू आवेश, यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र में, कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में मतलब कि ई की बात किया गया, यहाँ पर ई में वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से चलकर, विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, डी दूरी तय करता है, डी दूरी क्या करता है तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग, अर्जित वेग जो कि v है, v बराबर √2 QE d बटी की यम है। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है
कि द्रव्यमान यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग जो है v बराबर √ 2qEd बटे की यम। मतलब कि हम डायग्राम के माध्यम से सीखें तो मान लो मेरे पास ये है, हमने कुछ समय के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है तय किया। मान लो कि हम यहाँ से यहाँ के बीच की क्या दूरी को तय करने की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, ठीक, यहाँ तक मैं दूरी तय किया। जो दूरी जो तय कर रहा हूँ तो मेरे पास किसी एक वस्तु की बात किया गया। क्या कर रहा है? एक मेरी वस्तु है जिस पे बोला गया है एक आवेश। तो आवेश जो है किसी वस्तु के द्वारा तय करने की जो बात किया गया है, इसी को हमको सिद्ध करना है। जैसे कि हम लोग को पता है कि गति के तृतीय समीकरण, अब देखो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2es होता है, यही होता है। अब कहोगे भैया ये तो हमको भी पता है कि ये क्या है, प्रारंभिक वेग है, ये क्या है, अंतिम वेग है। तो हमारे पास जब कण यहाँ पर था तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो कहोगे भैया ये सूत्र है क्या? हम इसी सूत्र के अनुसार काम करेंगे, हम इसी सूत्र पर अनुसार में इसको लगाए। गति के तृतीय समीकरण लिख दो यहाँ पर, समीकरण सी। गति के तृतीय समीकरण से यदि बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग u की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 होगी, और इसकी वैल्यू तो रहने देंगे। अब a के स्थान पर हमको क्या करना पड़ेगा? a बराबर हमको यहाँ पे से a बराबर हम जैसे कि बात करते हैं कि f बराबर m में होता है, तो हम लिखते हैं कि m बराबर जो होता है, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा? f बटे के m हो जाएगा, ये होगा। तो इसके अनुसार मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी तो किसी को कोई आवेश, ये जो यम को यदि कण जो आ रहा है तो किसी आवेश, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर q बटे की यम, इसके बराबर क्या निकल के आएगा? q बटे की यम। इसके मतलब कि q बटे के यम की बात किया जाता है। और कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने वैद्युत क्षेत्र, मतलब क्यू ई की बात कर लेंगे, इसी के अनुसार हमको लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि अब हमारे पास जो भी आएगा तो कितने, और देखो जो यस बराबर क्या है? डी, मतलब कि जहाँ यस है वहाँ पर क्या रख सकते हैं? डी, और डी के स्थान पर क्या रख लेंगे? यस रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों को यदि इसके अनुसार यदि बात किया जाए तो v का स्क्वायर बराबर, अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, प्लस 2 हो गया गुणे, अब हमारे पास क्या है? 2 हो गया। अब ये की वैल्यू क्या? q e बटे की यम गुणे, अब यस के स्थान पर क्या रखना है? डी रखना है, क्योंकि डिस्टेंस, यही डिस्टेंस यस रखना है, अरे सॉरी यहाँ पर क्या रखना है? डी रखना है, डी रख दिया। अब हमने क्या किया? v का स्क्वायर बराबर, ये तो हमारे पास 2qEd बटे की यम, हमने पहचान तो स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट में आया कि नहीं है? 2qEd बटे की यम आया। यही हमसे कहा गया इतना सिद्ध करने के लिए, यही चीज़ पूछा गया था ना, तो हमको क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? प्रूफ हो गया। प्रूफ में हमने सिद्ध किया गया, यही बोला सिद्ध कर दिखाओ। तो कैसे सिद्ध किया गया? गति के तृतीय समीकरण के अनुसार, तृतीय समीकरण से या तृतीय समीकरण के अनुसार भी लिख सकते हो। तो u की जब कोई वस्तु, देखो यम द्रव्यमान q आवेश किसी एक कण के समान हो, समझो कि तुम्हारे पास जो दिया गया है
तुम्हारे पास जो दिया गया है, समझो कि एक फिगर के अनुसार जब तुम्हारे पास जब कोई वस्तु जब जहाँ भी रखी जाए, जैसे कि ये हमारे पास वस्तु है, जब रखी गई, जब किसी एक स्थान पर रख देते हैं, जब किसी स्थान पर रखते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है। जब तुम कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हारा उस समय आवेश क्या होगा? शून्य होगा कि नहीं होगा? तो कहोगे भैया उस समय तो मेरा आवेश क्या होगा? शून्य। तुमने कुछ दूरी तय किया, माना गया है कि यहाँ पर तुमने दूरी तय करे हो। कहा गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, समान वैद्युत क्षेत्र मतलब कि जो जिस स्थिति से चल सकता है, कार्य कर सकता है वैद्युत क्षेत्र में, उसके बराबर यहाँ पर बात किया जा सकता है। तो विरामावस्था से चलकर मतलब यहाँ से चलकर डी दूरी तय करता है। मान लो कि यहाँ से चलकर कहाँ आ गया हुआ? यहाँ से, या यहाँ से मान के चलो यहाँ आ गया। बस यही तुमको समझना है। मान लो पहले यहाँ था, अब कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। या मान लो कि सर्वप्रथम यहाँ पहले दिखाया गया है, वो चलो कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तुमको मानना है, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास आवेश सिद्ध करके बताना है कि कण कैसे अर्जित करके इतना हुआ। तो हमको पता चला कि गति के तृतीय समीकरण के अनुसार काम करेंगे, या समीकरण से v स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2es। जब कोई वस्तु पहले जिस स्थिति में होती है उसमें उसकी वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है। उसमें स्थिति क्या है? शून्य होती है, u की वैल्यू शून्य हो गया। अब जब कोई कण जब आवेशित होगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ होगा। हमको कोई आवेशित करेगा तो वैद्युत क्षेत्र, हम वस्तु हैं तो हमने यहाँ पर बताया कि जैसे देखो F बराबर M में होता है, तो मान लो कि ये बराबर क्या हो जाएगा? F बट्टे की M हो जाएगा। तो ये जो F है ना, जो F है ना, तो यहाँ पर Q और E की बात कर रहा है। किसी आवेश को कौने वैद्युत क्षेत्र से काम करना चाह रहा है, इसके स्थान पर इसकी बात की गई। इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग करने के लिए इसीलिए मैं लिखा हूँ E बराबर QE बटे की M। एक कैसे आया? अब पता चला कि नहीं चला? कहोगे भैया पता चला। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर आपने बता दिया कि पापा के बराबर मम्मी होती, यही से बोला गया कि M बराबर लिख सकते हैं F बटे A बराबर लिख सकते हैं F बटे की M लिखा, ये लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब M तो मेरे पास वही है, जो बल लगा, किसी को बल लगा कर धक्का दिया गया, उसमें से क्या निकल के आया, जिसको हमने समझा कि F बराबर QE। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? QE, इसीलिए कर दिया गया A बराबर QE बटे की M लिखा गया है। अब हमारी आगे यश क्या है? किसी चीज को जब विस्थापित किया जाता है तो उसमें दूरी उत्पन्न होती है, इसीलिए डी यहाँ पर दर्शाया गया है। ये हमारे पास डी, उसी पर हमने क्या किया? समीकरण पर रख दिया गया, भी की वैल्यू छोड़ दिया गया, और यहाँ पर मेरे पास u की वैल्यू शून्य होगी, 2 हो गया, q हो गया, और यहाँ पर मेरे पास a के स्थान पर QE बटे की M हो गया, गुड़े यस के स्थान पर डी, सबका मल्टीप्लाई करने पे इतना आया। फिर स्क्वायर जो दिया तो पक्षांतर कर देंगे तो हम लोग के पास इतना आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? प्रूफ हुआ। मगर ये तुमको समझ में आया होगा तभी ये चीज़ वैल्यू समझ, ये डायरेक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मैं सारा तरीका बताने के बाद ही मैं इसे बताया हूँ कि किस तरह करना। उसको यहाँ पर नहीं लिखने की ज़रूरत है, उसको वहीं पर लिखने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वहाँ पर काम कर सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट सवाल की चलेंगे। ये सब सवाल यदि पेपर में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, कन्फ्यूजन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत बड़ा किल्लत होती है, समस्याएं होती हैं, और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यहीं से आज के वीडियो में तुमको पहले लेसन से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद जाकर सीधे बोर्ड के पेपर में देखिएगा। अब बैठिएगा, अब मैं कुछ थ्योरी का यहाँ पार्ट बता देता हूँ थोड़ी देर में, आज जो शुरू से अंत तक लगा होगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोग को क्या क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि तभी भाई जब जो बच्चा शुरू से अंत तक जुड़ा रहता है वो तो समझता है कि यहाँ पर ना कुछ ज़रूर मिल रहा है। आज जो शुरू में आया भाग गया, फिर आया फिर गया, तो उसको कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए जो शुरू से अंत तक जो लगा रहता है उसको कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलता है और फायदा में रहता है। देखो चौथे प्रश्न की यदि बात करेंगे, मेरे पास ये प्रश्न संख्या हमको लग रहा है कि अब लास्ट होगा, इसके बाद हम लोगों के पास प्रश्न संख्या नहीं है। अब आपको बीच में मैं आप वो चीज़ पेश करेंगे जो कि इस लास्ट क्वेश्चन के बाद, इसके बाद वो चीज़ लाएंगे जो कि इस लेसन में उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही मत, बस हेडिंग बता देंगे, उसी हेडिंग के माध्यम से तुम जाकर रिवीजन कर लेना। और उसके बाद नहीं पढ़े हो तो हम लोग जितना जल्दी इसको ख़त्म करने के बाद एक तुम लोग के लिए सीरीज लाएंगे जो कि वो आपके लिए अच्छा साबित होगा।
ठीक है, अभी तो मैं पूरे आंक की लेसन बाय लेसन आंक की प्रश्न पढ़ने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, लिखिएगा मेरे साथ प्रश्न। दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, एक आगे प्लस क्यू ई, प्लस क्यू ई प्लस क्यू ई एवं प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश, इनके बीच एक आवेश, इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए, Q कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए कि वह संतुलित में हो, कि वह संतुलित, वह संतुलित में हो। ठीक, प्रश्न हमारे पास यही दिया गया है। समझो, प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, पहले डायग्राम के माध्यम से समझो। देखो प्रश्न क्या दिया गया, मान लो कि तुम्हारे पास ये क्या है, आवेश। यही बोला गया है कि इनके बीच में एक आवेश कहाँ, इस आवेश को कहाँ रखा जाए। इसको मान लो तुम्हारे पास Q E दिया गया है, यहाँ पे कितना दिए गए, E दिया गया, A दिए गए। अब हमारे इनके बीच का जो डिस्टेंस जो दिया गया है, जो दूरी इसके बीच की और इसके बीच की जो डिस्टेंस है 16 मीटर है। कितने, 16 सेंटीमीटर है। कितना है, 16 सेंटीमीटर के मीटर में दिया है। पहले देखना, क्लियर करिए, 16 सेंटीमीटर सही है। हमारे पास दिया गया इतना, तो मानो कि तुम्हारे पास यहां से जो यहां तक का जो होगा x मीटर, और इसके बाद की यदि मैं बात करता हूं तो 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक, ये होगा। मतलब क्या, हमारे कहने का मतलब कि मैंने यहां पर बताया गया है कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू ई, और यहां पर सिर्फ ई है, यहां पर सिर्फ ई है। एक दूसरे के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी, 16 सेंटीमीटर है। मगर इसी तरह इनके बीच में जो एक क्यू कहाँ रखा जाए कि वह संतुलित हो जाए, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो विपरीत की यदि बात करें संतुलित में, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि F1 और F2 की बात करें। किसकी बात करेंगे, F1 और F2 की। मान लो कि यहाँ पर मेरे पास सूत्र कैसा निकल के आया, कहोगे भैया हमको सूत्र बता कर लेकर चलिए। हम कहेंगे सूत्र यही लगेगा जो आप लोग पढ़े हैं, जो कूलाम के नियमानुसार जो बात पढ़ा गया है उसी की बात यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर हो जाएगा।
क्या इसी सूत्र के अनुसार लगेगा क्या भैया? हम कहें हाँ, इसी सूत्र के अनुसार लगेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम चलें तो कहेंगे कि F1 बराबर क्या लिख सकते हैं? F2 लिख सकते हैं। या पे F1 के अनुसार यहाँ पर पेश किया जाए तो मेरे पास क्या निकल के 1/4 साइलेंट नॉट इंटू, अब यहाँ पर हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या है? QE है। अब यह Q2 की वैल्यू क्या E हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसी के साथ एक थी यहाँ से लेंगे बटे के, और हमारे पास क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इस दूसरे साइड के देखते हैं F2 की यदि बात करते हैं तो मेरे पास फिर वही 1/4 साइलेंट नॉट इंटू, फिर हमारे पास क्या निकल के E आएगा गुड़े Q आएगा बटे के 16 माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखिएगा मेरे पास 1/4 से 1/4 कट गया, Q से Q कट गया, E से E कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ Q बचा कि नहीं बचा? सिर्फ मेरे पास यहाँ बचेगा क्या? हाँ, प्रश्न गलत है क्या? 9E है, सॉरी, ये हमारे पास प्रश्न में 9E है, मैं कह रहा था गलत, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब सही है, अब कहीं गलत नहीं था, 9 है। E से E कट गया तो यहाँ पर मेरे पास इतना बचा। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो 9 बटे के x का स्क्वायर, 9 बटे के x का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर क्या बचा मेरे पास? कुछ नहीं, क्या कहेंगे? 1 बटे के 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हमने तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास निकल के आएगा, क्योंकि यही बचा है मेरे पास, तो निकल के आएगा चलिए, या तो मैं इसको ये भी लिख सकता 3 का स्क्वायर बटे के x का स्क्वायर बराबर 1 बटे के 16 माइनस x का होल स्क्वायर, मान लो x का भी स्क्वायर। अब दोनों जो कोई स्क्वायर स्क्वायर दिया तो स्क्वायर हट जाएगा, दोनों साइड यदि स्क्वायर दिया है, मान लो 3 बटे के x का होल स्क्वायर और 1 बटे के 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब वो स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो गया? हट गया, तो मेरे पास 3 बटे की x बराबर, अब इसको लिख सकते हैं 1/16 माइनस x। मैं तिर्यक मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 16 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? x बटे के अपना जो 3 हो जाएगा। यदि मैं इसको पक्षांतर कर देता हूँ तो या तो मेरे पास जो वैल्यू है, तो हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा ऐसे रन, इसका 3 ब्रैकेट में 16 x बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते x होगी, इसका इसमें सूरत यहाँ 48 माइनस x बराबर x, इसको यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 को इधर पक्षांतर करें तो 48 बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 4x, 3x होगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4x, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एक कम 4, 4 दूनी के 8, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। इसका मतलब कि तुम्हारे पास जो आंसर आएगा x बराबर 12, मतलब कि बराबर बराबर जो भाग काटेंगे कितने भाग में कटेगा? क्योंकि भैया 12 इधर होगा, 12 उधर होगा, मतलब कि Q को 12 के बीच में रखा जाएगा, 12 उधर से 12 इधर के बीच की यदि बात किया जाए तो ये संतुलित, तभी दोनों आवेशों में 12 सेंटीमीटर की दूरी की यदि बात किया जाए तो यही हमारे पास जो आया है, इसका आंसर भी दिया गया है सेंटीमीटर में ही दिया गया है, यही हमारे पास। अब प्लस में एक बार माइनस में लेकर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, लेकिन हमको आंसर मेरा ए आ जाएगा, करेक्टली हो जाएगा। दो बिंदुओं के आवेश की QE और 9E एवं E के एक दूसरे के 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि इतनी 16 सेंटीमीटर है, और जो कि स्थित बोला गया एक ही है और 9E है, यहाँ पर E है।
अब कहा गया कि इनके बीच में एक आवेश कहाँ रखा जाए, इनके बीच में एक आवेश जो कहाँ रखा जाए कि वो संतुलित रहे, संतुलित में हो। तो मैंने एस के और 9e और क्यू के बीच की दूरी क्या माना, x सेंटीमीटर मान लिया, और ई और क्यू के बीच की दूरी कितनी मैंने, यह 16 माइनस एक्स मान लिया। अब फार्मूला क्या है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। तो F बराबर F2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की विपरीत की यदि मैं बात करता हूँ जो कि F1 F2 विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो इसका परिणाम जो होगा बराबर निकल कर, इसका जो परिणाम जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। F1 और F2 जो विपरीत यदि कार्य करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, जो परिमाण जो होता है उसका क्या होता है, बराबर होता है, जो कि इसलिए F1 बराबर F2 लिखा गया है। तो इसके सूत्र ये हो गया, सारा चीज लिखा गया, इससे ये कट गया, ई से ई कट गया, क्यू से क्यू कट गया, 9 बटे के यक्स, 9 बटे के यक्स आ जाएगा। नौ बटे के यक्स आएगा। हेलो, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह 9x बटे के x का स्क्वायर और बराबर इसका लिख दिया, इसको मैंने 9 3 का स्क्वायर कर दिया, ये तो x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर दोनों का स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास 3 बटे के x बराबर 1 बटे के 16 माइनस एक्स हो गया। तिरक मैंने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक कटपीट करने पर मतलब तिरक मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3 का गुणा 16 3 48 हो गया, तो 16 को 16 3 48 हो गया, 3x हो गया। अब x तो इधर रहेगा, अब 3x को मैं पक्षांतर कर दिया, लेफ्ट से राइट गया 3x, तो इसको जोड़े 4x, कट पीट दिया 12 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो प्रश्नों के साथ यदि प्लस माइनस की यदि डायरेक्शन लेते हैं, यदि मैंने यहाँ से यदि माइनस की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए सारी चीज़ों को यहीं पर हम लोग को, ये हमारे पास जो दिया गया था, ये हमारे पास टॉपिक में, तो ये खत्म हुआ मेरे पास लेसन्स जो दिया गया था। इसमें वैद्युत आवेश क्षेत्र से आपको इससे ज़्यादा आप सवाल मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र से गॉस के प्रमेय से जितनी प्रश्न बनता है सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करवा चुका है, जिससे कि आपको यहाँ पर लगेगा कि जो मैं प्रश्न पढ़ लिया इससे जाकर बोर्ड में क्या देखने को मिलेगा। यदि यहाँ से पेपर आता है तो वैद्युत क्षेत्र से आता है, गॉस के प्रमेय से सवाल आता है, तो आप सबसे पहले लगा कर आएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सूत्र जो फार्मूला बनता है वो भी बताया गया था और उसी के साथ साथ यहाँ पर सवाल बताए गए थे। अब मैं बताया था कुछ टॉपिक के नाम, इसमें क्या तुमको रिवीजन करना है, मैं उस टॉपिक का नाम बता देते हैं जिसकी वजह से तुम रिवीजन कर सको, और उसके बाद उसी के अनुसार तुम पढ़ाई करते रहना, ठीक है। नोट कर लेना, मैं इधर ही बता दे रहा हूँ कुछ टॉपिक के नाम, और उसी टॉपिक को तुम बार बार इस लेसन से पढ़ते रहना, क्योंकि तुमको ये ना लगे कि मैं पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट में सूर्यकांत चैनल से, तो आपको कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी हो, क्योंकि यहाँ पर सारी समस्याओं को दूर करने की बात किया जाएगा। इसमें जितना इम्पोर्टेंट वही जस्ट होगा वही मैं हेडिंग बता दे रहा हूँ, उसको पढ़ लेना। हम लोग के पास तो थोड़ा टाइमिंग कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जैसे ही ख़त्म होगा तो हम वो भी चीज़ आपको करवा देंगे। देखिए यहाँ पर मैं बताया भी था, सर्वप्रथम आप नोट करिएगा अपने कॉपी में कि आपको क्या सबसे पहले तैयार करना है। सबसे पहले आप लिखिएगा कि वेरी इम्पोर्टेंट में, यहाँ पर वेरी इम्पोर्टेंट में लिखिएगा कूलाम के जो नियम होता है उसको। दूसरे नंबर पर लिखिएगा आप वैद्युत फ्लक्स। तीसरे से लिखिएगा
निरक्षी और यहाँ पर अच्छी, वैद्युत से ही रिलेटेड है। निरक्षी स्थिति, अच्छी स्थिति, ठीक, निरक्षी और अच्छी की बात किया गया। पांचवें में देखेंगे, यहाँ पे ही दोनों हो गया। फिर यहाँ पर गॉस के प्रमेय, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय, और इसमें हाँ, यहाँ पर गॉस के प्रमेय में जो समांतर जो प्लेट होता है, गॉस के प्रमेय में ही समांतर जो प्लेट होती है उस पे देख लेना, समांतर होती है उस पे देख लेना। और एक गॉस के प्रमेय में जो गोले, पतले गोले, मतलब गोले के आंतरिक और बाहरी, गोली जो होता है या गोले, गोले से जो होता है, गोले, गोले से जो रिलेटेड होगा इसको देख लेना। बस इतना देखने के बाद आपको इसी के साथ साथ, चलो इसी के नीचे लिख ही लो, इसी के साथ साथ आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न ये तुम लोग के साथ बस पढ़ना है। इतना तुमको पढ़ना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। वैद्युत आवेश क्षेत्र से कूलाम का नियम, वैद्युत फ्लक्स से निरक्षी स्थिति, अच्छी स्थिति, गॉस का प्रमेय, इसमें समांतर प्लेट है, गोली, गोली या गोले की बात कर सकते हो, या आंकिक प्रश्न यहाँ से। और इसी के साथ साथ तुम नोट कर लेना, इसी में जो हम लोग सूत्र लिखे हैं, जो सूत्र लिखे, जो जिसको बोलते हैं फार्मूला, फार्मूला, जो इतना तुमको तैयार कर चलना है, जिसकी वजह से तुमको पढ़ना पड़ेगा। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए तब भी कम पड़ जाएगा। इतना तुमको नहीं तैयार होगा, सोचना कि पहले लेसन में, आप पहला लेसन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, आज के बाद हम पहले लेसन में नहीं मिल पाएंगे। हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर मिलेंगे। धारिता का मतलब नापेंगे, तौलेंगे। जैसे यादव लोग क्या करते हैं, दूध को नापते हैं। गुप्ता लोग जो होते हैं, जैसे कि जो बनिया लोग जिसको कहा जाता है, जिसके जो लोग दुकान जो किए रहते, दुकानदार जो होते हैं, तेल को नाप रहे थे, नापने तौलने की बात, वहाँ पर संधारिता आएगा। संधारिता में जो धारिता, धारिता का मतलब नापना, किसी चीज़ को नापते, सबसे अधिक जो नापने की बात किया जाता, तो उसमें कल पढ़ेंगे। तो हम लोग के जो आज के जो टॉपिक जो पूरा कंप्लीट करते हैं, मैंने सारी चीज़ों को यहाँ बता दिया। कूलाम का नियम बताया, वैद्युत फ्लक्स की बताया, निरक्षी स्थिति बताया, अच्छी स्थिति बताया, गॉस के प्रमेय बताया, समांतर बताया, गोली या गोले की, या और आंक के प्रश्न। 6 पॉइंट में सारी चीज़ों को तुमको कवर किया गया। अब इसको तुमको पढ़ना है। अब इसके बाद तुम्हारा मर्जी, पढ़ो या मत पढ़ो। हाँ, इसी के साथ साथ एक पॉइंट और नोट कर लेना, इसमें तुमको यदि पूछा जाएगा तो बहुत उड़ा के पूछा जाएगा, तो बीमाएं, बीमा, ये बीमा तुमको तो निकालने आता ही होगा, क्योंकि नहीं निकालने आएगा तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि वहाँ तुमको बीमा भी निकालने आ जाएगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हमारे जो कमेंट सेक्शन से जाकर आप जरूर हमको बताया करिए कि हमको ये चीज़, ये टॉपिक, अभी इस लेसन में जितना तुमको कमी हो मुझे खुद बताओगे तो मैं और इसको देखेंगे, प्रश्न खोज के लाएंगे। और किसी को डाउट होता है तो मैंने नंबर दिया रहता है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप जाने के बाद आप उस नंबर पर अपने क्वेश्चन को भेज सकते हो। कोई भी टॉपिक का प्रश्न हो तुरंत भेजो, जिसकी वजह से तुमको वो लगेगा कि हम जो प्रश्न किए हैं नहीं आ रहा है, तुम्हारा हल हो सकता है, देखने को मिलेगा। लेकिन लेसन बाय लेसन पढ़ो, ठीक है। आज के लिए हम लोग के लिए यही वीडियो रहेगा। जय हिंद मेरे बच्चों। आज के लिए इतने टॉपिक पर ब्रेक किया जाता है, ठीक, ओके।